इस समरी में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया की सोचने की समझ को हिलाकर रख दिया। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman। एक ऐसी बुक जिसे नोबेल प्राइज मिलने का कारण सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई थी। अब आप सोच रहे होंगे एक साइकोलॉजिस्ट को इकोनॉमी में नोबेल क्यों मिला? तो जवाब है क्योंकि इस बुक ने यह बताया कि हम कैसे रोजमर्रा के डिसीजंस में लॉजिक की जगह शॉर्टकट्स और माइंड ट्रिक्स से काम चलाते हैं, और इन्हीं शॉर्टकट्स को कहा जाता है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स यानी हमारे दिमाग के वो छोटे छोटे मेंटल शॉर्टकट्स या रूल्स जिनसे हम तेजी से डिसीजंस लेते हैं बिना ज्यादा दिमाग लगाए, जैसे जूते पहनना, रास्ता पार करना या किसी से पहली मुलाकात में राय बना लेना। ये एफिशिएंट होते हैं मगर हर बार एक्यूरेट नहीं। इस बुक का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है कि हमारा दिमाग दो अलग अलग सिस्टम्स में काम करता है। पहला है फास्ट माइंड, जो जल्दी रिएक्ट करता है, इंट्यूटिवली काम करता है पर कई बार गलत साबित होता है। दूसरा है स्लो माइंड, जो सोचता है, एनालाइज करता है, डिसीजन लेने से पहले ठहरता है। बुक हमें यह नहीं कहती कि एक सिस्टम सही है और दूसरा गलत, बल्कि यह सिखाती है कि दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स हैं और इन्हें समझकर ही हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या हम हमेशा स्लो, रैशनल होकर सोच सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि रोज की जिंदगी में फास्ट माइंड ही एनर्जी बचाता है। पर कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में हमें स्लो माइंड की जरूरत पड़ती है, जैसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेना, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना या किसी इंसान की नीयत पर रखना। फास्ट और स्लो माइंड एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ये एक टीम है। फास्ट सिस्टम डेटा कैप्चर करता है और फिर स्लो सिस्टम उस डेटा को समझकर फैसला लेता है। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिस पर यह बुक बहुत ज्यादा फोकस करती है, ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस। ह्यूरिस्टिक्स वो पैटर्न्स हैं जिनके भरोसे हम तेजी से डिसीजंस लेते हैं, पर कई बार ये हमें सिली मिस्टेक्स की तरफ ले जाते हैं। उदाहरण के लिए एक इंटरेस्टिंग ह्यूरिस्टिक है एंकरिंग। मतलब हम किसी रेफरेंस पॉइंट के आसपास ही अपना डिसीजन बनाते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि क्या नेल्सन मंडेला ने जेल में 30 साल से ज्यादा समय बिताया था, आप कहेंगे पता नहीं, शायद हाँ। फिर तुरंत पूछे कितने साल, तो आप ऑटोमेटिकली 30 के आसपास ही कोई नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पहला सवाल ही आपके दिमाग में एक एंकर सेट कर चुका था। अब एक रियल स्टोरी सुनो। स्टीव नाम का एक बंदा था जो अक्सर पॉन शॉप्स में जाकर पुराना सामान बेचता था। उस दिन वो एक छोटा सोल्जर का स्टैच्यू लेकर गया। सोचा कि कुछ डॉलर मिल जाएंगे। दुकानदार बड़ा चालाक था। उसने स्टीव से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह स्टैच्यू $25 से ज्यादा का है या कम? स्टीव झटका खा गया, फिर बोला, हाँ, 25 से ज्यादा तो होना ही चाहिए। दुकानदार ने पूछा, तो कितना दाम चाहिए? स्टीव बोला, शायद $30। और दुकानदार ने बिना निगोशिएशन के $30 पकड़ा दिए। स्टीव को थोड़ा शक तो हुआ, पर उसने पैसे ले लिए। अगले दिन वही स्टैच्यू उसी दुकान में रखा था। प्राइस टैग $200, एंकर सेट किया गया था और स्टीव ने उस एंकर पर भरोसा कर लिया। अगले पार्ट में हम समझेंगे और भी ज्यादा पावरफुल ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस जो आपकी सोच को धीरे से, चुपचाप इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बने रहिए इस डीप साइकोलॉजिकल जर्नी में, क्योंकि यह किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, यह दिमाग को डिकोड करने का मास्टर की है। अवेलेबिलिटी, सोच का जादू या धोखा? अब बारी है अगले कॉन्सेप्ट की, अवेलेबिलिटी। यह कॉन्सेप्ट कहता है अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं तो वो जरूर इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन जरा रुकिए, क्या हमेशा ऐसा होता है? फास्ट सिस्टम यानी हमारा ऑटोमेटिक माइंड अक्सर ऐसे ही शॉर्टकट्स पर चलता है जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है, और इन्हीं में से एक है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ज्यादातर समय ये ह्यूरिस्टिक हमारी मदद करता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे यूरोप की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो शायद बिना ज्यादा सोचे आप जवाब देंगे, लंदन। क्यों? क्योंकि लंदन का नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। जरूरी नहीं कि आप श्योर हों, लेकिन यही नाम सबसे अवेलेबल था। और मजे की बात यह है कि आपका आंसर ऑलमोस्ट सही होता है, क्योंकि लंदन मॉस्को के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। इस सिचुएशन में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक ने परफेक्टली काम किया। लेकिन हर बार ये ह्यूरिस्टिक काम नहीं करता। कई बार ये सोचने का तरीका हमें गुमराह कर देता है और हमारे डिसीजन इरैशनल हो जाते हैं। अब जरा सोचिए,
जब भी किसी प्लेन क्रैश की खबर आती है तो न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह बस उसी की कवरेज होती है। डरावने विजुअल्स, रोते बिलखते लोग, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स, सब कुछ। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्लेन क्रैश ज़्यादा होते हैं या कार क्रैश, तो बहुत से लोग कहेंगे प्लेन क्रैश। क्यों? क्योंकि वो इमेजेस अब भी आपके माइंड में अवेलेबल हैं। वो शॉक, वो डर बार बार रिप्ले होता रहता है। जबकि सच तो ये है कि कार क्रैशेस कहीं ज़्यादा कॉमन होते हैं और ज़्यादा डेडली भी। एक और एग्जाम्पल लो, शार्क्स। स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी जॉज देखी है ना? उसने दुनिया को शार्क्स से डरना सिखा दिया। अब चाहे आप समुंदर में कभी ना गए हों, लेकिन माइंड में शार्क का इमेज कुछ ऐसा बना है, ब्लड, अटैक, फिन्स इन दी वॉट, डेथ। क्यों? क्योंकि ड्रामेटिक न्यूज़, एग्जैजरेशन और हॉरिफाइंग विजुअल्स ने हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया। इसलिए आज भी बहुत लोग ये मानते हैं कि शार्क अटैक से बहुत लोग मरते हैं। लेकिन ट्रूथ क्या है? प्लेन से गिरकर मरने के चांसेस शार्क अटैक से कहीं ज़्यादा होते हैं। फिर भी हम शार्क से डरते हैं, स्काई से नहीं, क्योंकि एक स्ट्रैंग, हॉरिफाइंग इमेज हमारे माइंड में हमेशा ज़्यादा असर छोड़ता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, संक कॉस्ट फॉल्सी। अब बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की, जिसमें समझदार से समझदार इंसान भी फंस जाता है। इस ट्रैप को कहते हैं संक कॉस्ट फॉल्सी। मतलब आप जानते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार है, लेकिन फिर भी उसमें और पैसा और टाइम डालते जाते हैं, बस इसलिए क्योंकि आप पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं, या तो रिग्रेट से बचने के लिए, या फिर इसलिए कि हम अपनी गलती मानना नहीं चाहते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, द कॉन्कॉर्ड फैलेसी। कॉन्कॉर्ड एक एडवांस्ड एयरप्लेन प्रोजेक्ट था जो ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर था। अब प्रॉब्लम यह थी कि इस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक्स पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। लोग इसे अनसेफ मानते थे, एयरलाइंस इसे खरीदना ही नहीं चाहती थीं, लेकिन फिर भी सरकारें इसमें और पैसा डालती रहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू में ऑलरेडी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। रियलिटी ये थी कि ये प्रोजेक्ट एक सिंकिंग शिप था, लेकिन हाई ऑफिशियल्स ने उसे बंद नहीं किया, क्योंकि वो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट को वेस्ट मानने को तैयार नहीं थे, और इसी चक्कर में उन्होंने अच्छे पैसे को बुरे पैसे के पीछे फेंक दिया। पॉज लो और सोचो, कहीं तुम भी तो ऐसे किसी डिसीजन में फंसे नहीं हो? कभी कभी अवेलेबिलिटी हमें सोचने पर मजबूर करती है, और कभी संक कॉस्ट हमें पीछे नहीं हटने देती। पर दोनों ही हालात में हमारा फास्ट सिस्टम हमें धोखा दे सकता है। इसलिए जरूरी है धीरे सोचो, गहराई से सोचो और खुद से सवाल करो। पार्ट 3, फ्रेमिंग, सोच को मोड़ने का हुनर। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमारी सोच को मोड़ने, तोड़ने और एक नई दिशा में मोड़ देने की ताकत रखता है, फ्रेमिंग। ये कोई आम ह्यूरिस्टिक नहीं, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे बड़ी चालाकी से खेलते हैं मीडिया मैग्नेट्स, न्यूज एजेंसीज और मार्केटिंग वर्ल्ड के जादूगर। फ्रेमिंग का मतलब होता है सवाल को इस अंदाज में पेश करना कि जवाब देने वाला हमेशा उसी दिशा में सोचे जिस दिशा में आप उसे ले जाना चाहते हो। जैसे नीचे दिए गए 2 सवालों को देखिए। 1, क्या आप ऐसे मेडिकल प्रोसीजर को हां बोलेंगे जिसमें सर्वाइवल के 90% चांस हैं? 2, क्या आप ऐसे मेडिकल प्रोसीजर को हां बोलेंगे जिसमें डेथ के 10% चांस हैं? दोनों सवालों में फैक्ट एक ही है, पर अंदाज बिल्कुल जुदा। पहले सवाल में एक उम्मीद है, दूसरे में एक डर, और यही फर्क बना देता है हमारे डिसीजन में जमीन आसमान का फर्क। पहले सवाल पर ज्यादातर लोग हां कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, वहीं दूसरे सवाल पर लोग ना कहते हैं क्योंकि उस 10% मौत का डर उनके मन पर भारी पड़ता है। यही है फ्रेमिंग की ताकत। हमारे सवाल पूछने का तरीका ही लोगों के जवाबों की दिशा तय करता है। एक और एग्जाम्पल सुनिए। क्रिस नाम का लड़का है जिसे पार्टीज बहुत पसंद है, लेकिन वो हर जगह जाने से हिचकिचाता है। उसे चाहिए एक परफेक्ट पार्टी का वादा। अब उसके दोस्त क्या करते हैं? वो उसे ये नहीं बताते कि पिछली बार क्लब में कुछ बुरा हुआ था, बल्कि उसे बताते हैं कि भाई पिछली बार तो ऐसा धमाल हुआ कि पूछो मत। बस क्रिस का माइंड भी उस पॉजिटिव फ्रेम में बन जाता है और वो फटाक से तैयार हो जाता है। फ्रेमिंग यही नहीं रुकती, असल में सबसे खतरनाक फ्रेमिंग होती है न्यूज में। मान लीजिए किसी टाउन में एक रेस्क्यू मिशन हुआ, 10,000 लोगों को बचा लिया गया, पर 50 मासूम लोग मारे भी गए। अब देखिए न्यूज चैनल इसे कैसे पेश करता है। अगर उसे रेस्क्यू टीम की तारीफ करनी है तो हेडलाइन होगी,
10,000 जिंदगियां बचाई गई, मिशन सक्सेसफुल। लेकिन अगर वो मिशन को फेल दिखाना चाहते हैं तो हेडलाइन बदल जाएगी। क्या मासूमों की जान के बदले हम रेस्क्यू कह सकते हैं, या फिर एक फेल्ड मिशन जिसमें 50 सिविलियंस मारे गए। रियलिटी तो वही है, पर नजरिया बदल जाता है फ्रेमिंग के जादू से। तो अगली बार जब आप न्यूज देखें तो इन बातों को जरूर याद रखें कि जो दिखाया जा रहा है वो जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो, क्योंकि सच्चाई को लपेटकर पेश करना एक कला है, और इस कला के जरिए तय होती है हमारी सोच की दिशा। पार्ट 4, ऑप्टिमिज्म और लॉस ऑफ अवर्जन ओवर कॉन्फिडेंस। अब हम बात करेंगे एक और जरूरी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, ऑप्टिमिज्म और लॉस ऑफ अवर्जन, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। आपको याद होगा हमने पहले संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में बात की थी। ये कॉन्सेप्ट अनरीजनेबल ऑप्टिमिज्म और लॉस ऑफ अवर्जन से क्लोजली लिंक्ड है। साधारण शब्दों में कहें तो जब लोग किसी बिजनेस या कमर्शियल प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो वे कुछ चुनिंदा फैक्टर्स को ही ध्यान में रखते हैं, जबकि जरूरी फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर फेलियर का सामना करते हैं, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और चीजों को ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखते हैं। एग्जाम्पल, कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। कॉनकॉर्ड का डिजाइन और स्पीड में लोगों ने इतना ऑप्टिमिज्म दिखाया था कि वे इसके पोटेंशियल रिस्क्स और सेफ्टी इश्यूज को इग्नोर कर बैठे। कॉनकॉर्ड बहुत फास्ट था, ये लग्जरी था और ये दुनिया के किसी भी कोने में महज कुछ घंटों में पहुंच सकता था। लेकिन इसके पीछे के डेंजर्स जैसे सेफ्टी कंसर्न्स और मार्केट डिमांड को ओवरलुक किया गया। इसलिए जब ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो बजाय इस मिस्टेक को स्वीकारने के उन्होंने फिर से फेल्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, जो उनके ओवर कॉन्फिडेंस का बड़ा उदाहरण था। यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम पॉजिटिव आउटकम्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं और नेगेटिव आउटकम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है और इससे नुकसान होता है। अब हम आते हैं एक और कंसेप्ट पर, अफेक्टिव फोरकास्टिंग, जो हमारे फ्यूचर इमोशंस के बारे में प्रिडिक्शन है। ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जहां हम अपने फ्यूचर एक्सपीरियंसेस के बारे में इमोशनल तौर पर प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो कई बार हम मिस्टेक्स करते हैं। इसमें पहली मिस्टेक होती है इम्पैक्ट बायस। एग्जाम्पल, वेकेशन प्लानिंग। मान लीजिए आपने वर्क से ब्रेक लेकर वेकेशन की प्लानिंग की है। आपका माइंड वेकेशन में होने वाली खुशियों की इमेज बनाता है। आप इमेजिन करते हैं कि ये वेकेशन परफेक्ट होगा और आपको मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन जब आप वेकेशन पर जाते हैं तो चीजें वैसी नहीं होती जैसी आपने सोची थी। आपका सपना और रियलिटी बीच में गैप बन जाता है। पेरिस सिंड्रोम का एक फेमस एग्जाम्पल है। जापानीज टूरिस्ट्स जब पेरिस जाते हैं तो उनके माइंड में एक आइडियलाइज्ड इमेज होती है, साफ स्ट्रीट्स, परफेक्ट वेदर और लग्जूरियस एक्सपीरियंस। लेकिन जब वे पेरिस पहुंचते हैं तो उन्हें गंदी सड़कें, लंबी कतारें और महंगी चीजों का सामना करना पड़ता है। यह निराशा उन्हें डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बदल देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वेकेशन को परफेक्ट होने का ज्यादा अनुमान लगाया था। ये इम्पैक्ट बायस है। हम अपने फ्यूचर हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। ये था ऑप्टिमिज्म और ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। साथ ही इफेक्टिव फोरकास्टिंग की साइकोलॉजी और उसके इम्पैक्ट पर भी चर्चा की। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बिग डिसीजन पर विचार करें तो इन चीजों को माइंड में रखिए, क्योंकि शायद आप जो सोच रहे हैं वह उतना परफेक्ट नहीं होगा। पार्ट 5, इम्यूनाइज्ड निग्लेक्ट एंड फोकलिज्म। दूसरी मिस्टेक है इम्यूनाइज्ड निग्लेक्ट। ये इम्पैक्ट बायस की एक और साइड है और इसे हम साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम का सबसे अहम फंक्शन मान सकते हैं। इम्यूनाइज्ड निग्लेक्ट तब होता है जब लोग अपने साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की इस टेंडेंसी से अनजान होते हैं जो फ्यूचर इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज और बढ़ा सकती है। जब किसी नेगेटिव इवेंट के बारे में हम सिर्फ उसके बुरे पहलुओं पर फोकस करते हैं तो हमारी स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमें पहले ही मेंटली तैयार कर चुका होता है। हमने देखा है कि जब लोग किसी बुरे इवेंट के बारे में बहुत बात करते हैं तो उनका बॉडी पहले से तैयार हो जाता है। इसलिए जब वे वास्तविक घटना का सामना करते हैं तो उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है। यह हमारे साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम का तरीका है हमें मेंटल प्रोटेक्शन देने का। हम एक सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, डेंटल विजिट। बहुत से लोग डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं। वे डेंटिस्ट के क्लिनिक की सोच से भी डर जाते हैं। उनके लिए यह ऐसा है जैसे मौत के मुंह में जाना। वो हमेशा अपने मन में बुरा सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया? क्या होगा अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया? ये सोचते सोचते वे अपने मन में एक लंबी लिस्ट बना लेते हैं। लेकिन जब वे हिम्मत जुटाकर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वे ज्यादा डर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो
उनका साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम पहले ही उन्हें मेंटली तैयार कर चुका था। उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे पहले से इस प्रक्रिया के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। अब बात करते हैं फोकलिज्म की, जो हमारी सोच में एक और कमी को दर्शाता है। फोकलिज्म तब होता है जब हम किसी घटना के एक ही पहलू पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं कि बाकी सारे महत्वपूर्ण पहलू नजरअंदाज हो जाते हैं। यह देखा जा सकता है जब लोग अपने जीवन में बड़े फैसले लेते हैं, जैसे कि कहां मूव करना है, कैलिफोर्निया या मिडवेस्ट। ज्यादातर लोग सिर्फ वेदर के डिफरेंस पर ही फोकस करते हैं और इस पर ही अपनी पूरी योजना बना लेते हैं। इसलिए वे प्राइस ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे जरूरी एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वेदर उस मोमेंट में उनका फोकस सेंटर बन चुका होता है। कंक्लूजन, अब हम आ गए हैं डैनियल कैनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर। 1. थिंकिंग एक यूनिफाइड प्रोसेस नहीं है। इसमें 2 प्रकार की सोच होती है, फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग, और दोनों के एस्पेक्ट्स एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। 2. स्लो थिंकिंग हाईली रैशनल और कैलकुलेटिव होती है, जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करने के लिए अधिक समय लेते हैं। ये इमोशन से प्रभावित नहीं होती और हम इसे तब एम्प्लॉय करते हैं जब हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती हैं। 3. फास्ट थिंकिंग कई स्थितियों में उपयोगी होती है, क्योंकि ये हमें असम्पशंस के आधार पर जल्दी निर्णय लेने में मदद करती है। हालांकि ये बायसेस पर आधारित होती है, जो हर समय सही नहीं होते, लेकिन कई बार काम कर जाते हैं। ये ऑटोमेटिक और सबकॉन्शियस होती है, और इन प्रोसेसेस का अवेयर होना बहुत कठिन है। 4. स्लो एंड फास्ट थिंकिंग एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये दोनों एक साथ काम करती हैं। 5. कई न्यूज़ और मार्केटिंग एजेंसीज आपके फास्ट थिंकिंग प्रोसेसेस को इंटेंशनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि यह आपके कॉन्शियस माइंड से हिडन रहता है। 6. जब भी आप कुछ पढ़ें, खासकर न्यूज़ आर्टिकल्स या ऐसी सामग्री, तो फ्रेमिंग से बचकर रहें। ध्यान रखें कि कंटेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके क्वेश्चंस का तरीका। जब आप अगली बार किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सोचें, तो इन साइकोलॉजिकल बायसेस को समझें। इनकी अवेयरनेस से आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और बेहतर बना सकते हैं। और जैसे कानीमन ने कहा है, थिंकिंग को सही दिशा में समझना और इस्तेमाल करना ही है ट्रू विजडम। अपने फैसलों में माइंडफुल बनें, ताकि आपकी सोच क्लियर और रैशनल रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के लिए मददगार हो सकता है, तो इसे शेयर करें। धन्यवाद। कीप क्वेश्चनिंग, कीप इवॉल्विंग।